सो नमस्कार दोस्तों। शिक्षा एट होम चैनल पर आपका स्वागत है। एक्चुअली दोस्तों क्या है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, खास करके पीसीएस या सिविल सर्विस की, तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हमको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। अब होता क्या है कि जैसे अगर बात करें हिंदी मीडियम में, तो हिंदी मीडियम में जनरली ये सजेस्ट किया जाता है, ये सुझाव दिया जाता है कि दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण हम पढ़ सकते हैं या फिर कोई और जो नेशनल एडिशन होता है उसको हम पढ़ सकते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमको ये आइडिया नहीं होता है कि हम किस न्यूज़ को पढ़ें, किसको ना पढ़ें। हमको ये बेसिक एक्चुअली आइडिया नहीं था। और दूसरा, अगर आइडिया होता भी है तो चूँकि हम जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं न्यूज़पेपर, तो हमको एक बहुत लेंदी हो जाता है, क्योंकि जनरली आप देखेंगे कि कोई भी न्यूज़पेपर होगा वो करीब 15 से 20 पेज का होता है। तो उसमें अगर हम उसको हम पूरा अगर एक लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं या पेज टू पेज पढ़ रहे हैं, तो करीब मतलब कई बार तो ऐसा आप देख सकते हैं पढ़ के 2 घंटे तो ले ही लेता है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है उसको पढ़ने में, या आइडिया है भी तब भी एक होता है कि उसको एक तरीके से पूरे पेज को ऑब्जर्व करना, फिर उसमें से निकालना कि हमारे लायक कौन सा न्यूज़ है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा फैक्ट है, प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने क्या सोचा है कि देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा आप न्यूज़पेपर बिल्कुल छूना नहीं है। न्यूज़पेपर आप बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक आपकी भाषा पे पकड़ होती है। दूसरा ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। देखिए, जनरली हम मैगज़ीन पढ़ते हैं या फिर कोई करंट अफ़ेयर की वीडियोज़ देख लेते हैं। वहाँ पे जो जिसका चैनल है, जो जो आपको पढ़ा रहा है, वो उसका थॉट है, ठीक है ना? लेकिन जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें न्यूज़पेपर में बहुत बड़े-बड़े विशेषज्ञ होते हैं, बहुत हायर एजुकेटेड पीपल होते हैं जो वहाँ पे आर्टिकल लिखते हैं। तो जब उनके आप थॉट्स को पढ़ते हो, और तो वहाँ से आपको भाषा की भी पकड़ मिलती है, आपके वोकैब अच्छे होते हैं, वो हिंदी में अच्छे-अच्छे वर्ड्स होते हैं, जो आपको निबंध लिखने में मदद कर सकते हैं, जो जीएस की बाकी तमाम पेपर को लिखने में मदद कर सकते हैं। तो इसलिए न्यूज़पेपर का अपना इम्पोर्टेंस है, उसको आप पढ़िए। बट मैं ये कहूँगा कि उसको बहुत ज़्यादा टाइम उस पर नहीं देना है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि आपको डेली बेसिस पर एक एक कोई जो अच्छा न्यूज़पेपर, जैसे हिंदी में जनरली हम दैनिक जागरण को पढ़ते हैं, राष्ट्रीय संस्करण होता है। तो उससे मैं क्या करूँगा, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ के उसमें से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल होगा, जो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से ख़ास करके उस चीज़ को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। और मैं वहाँ पे वही चीज़ें लाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे प्रीलिम्स होगा, चाहे मेंस होगा। कहीं न कहीं किसी न किसी पेपर से, किसी न किसी टॉपिक से क्या करेगा, वो कोरिलेट करेगा। तो आज जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 15th जनवरी था। तो सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत-बहुत बधाई हो, क्योंकि पूरे देश में आप सब जानते हैं कि कल और आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आज से मैं जो है आपको प्रतिदिन आपको सुबह जो है दैनिक जागरण न्यूज़पेपर जो कि राष्ट्रीय संस्करण है, उसका आपके पास समरी प्रस्तुत करूँगा। समरी इन द सेंस कि उसमें से कुछ आर्टिकल्स, कुछ न्यूज़, कुछ फैक्ट मैं आपको आपके लिए निकालूँगा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो जैसा कि आज तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 15 जनवरी था, और आज 15 जनवरी की न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण थे। जैसे कि ये पहला समाचार है कि भारत की आपदा प्रबंधन क्षमता का लाभ दुनिया को मिल रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है। अब ये क्या है आपदा प्रबंधन? आप जानते हैं कि एनवायरनमेंट हमारे चाहे प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस का हो, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है एनवायरनमेंट। और आप जीएस अगर थर्ड पेपर देखते हैं पीसीएस में या यूपीएससी में, किसी में भी, तो वहाँ पर एक पूरा टॉपिक है एनवायरनमेंट या डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं आपदा प्रबंधन। तो उस टॉपिक के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें क्या है कि एक्चुअली में जो आईएमडी, आप सब जानते होंगे, आईएमडी भारत मौसम विभाग, उसका एक्चुअली 150वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है?
तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि ये तो हमारा एक फैक्ट हो गया करंट का, कि आईएमडी का 150वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अब यहाँ पे लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए इसी लाइन से क्या इम्पोर्टेंट हो गया, 150वां मनाया जा रहा है, इस फैक्ट को आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये इम्पोर्टेंट है कि आईएमडी की स्थापना कब हुई, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके रीजनल ऑफिस कई सारे हैं, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। इसका मोटो क्या होता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, कोई संस्थाएं होती हैं, तो उसका एक अपना लोगो होता है, एक मोटो होता है। तो मोटो भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसके पहले भी जैसे सीबीआई का या आईबी का, इन सब का, तो इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो आईएमडी के बारे में आप स्टैटिक पहले तैयार करोगे यहाँ से। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं करूँगा, देखिए आज पहला वीडियो है, मैं कुछ टॉपिक से हट के भी बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं पहले से आपसे सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम मैं डेली नहीं लूँगा। मैं बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस करेंगे, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फालतू का लफेबाजी नहीं करना है कि ये है वो है ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं करना है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। और मैं आपको एक बस इतना आइडिया बताऊंगा कि आपको ये चीज़ देखना है इस टॉपिक से, वो देखना आपका काम रहेगा। मैं सारी चीज़ें आपके सामने नहीं प्रस्तुत करूंगा, और मैं कभी ये दावा नहीं करूंगा कि एग्ज़ाम में आएगा। हाँ, हेल्प ज़रूर करेगा, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मदद करेगा ही करेगा, इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है ना। बट मैं ये नहीं कह सकता कि 150 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए जाएंगे, या 30 क्वेश्चन करंट का आ रहा है तो 25 मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक से आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि ये हेल्प करेगा ही करेगा, इस चीज़ की गारंटी है। वो आप चाहे निबंध लिखने में आपको हेल्प करेगा, जीएस पेपर लिखने में मदद करेगा, प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली मदद करेगा ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करंट, तो आपका ये हो गया न्यूज़ कि हम आईएमडी, भारत मौसम विभाग का 150वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, ये हमारा करंट का हो गया। बट यहाँ से क्या है कि जो आपको स्टैटिक में ध्यान रखना है, वो इस टॉपिक को ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। इसका स्थापना ईयर, जैसे आप सबको पता है कि इसका स्थापना ईयर 1875 में हुआ था, ठीक है। और आपको पता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, और इसके हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर जो है ये एक्चुअली न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इसके कुछ रीजनल ऑफिस भी होते हैं, उसका आप देख लीजिएगा, तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब न्यूज़ क्या है कि भारत मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत ने मौसम संबंधी प्रगति के माध्यम से आपदा प्रबंधन क्षमता का निर्माण किया, जिसका लाभ न केवल भारत को बल्कि दुनिया के अन्य देशों को भी मिल रहा है। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन, इसको नहीं याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि आईएमडी का 150वां स्थापना दिवस ना। अब क्या कह रहा है कि भारत के फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम से फ्लैश फ्लड, अब फ्लड पता है ना, फ्लड तो हम सभी जानते हैं, जैसे बाढ़ आपदा जैसी चीज़ें हैं। तो फ्लैश फ्लड फ्लड गाइडेंस सिस्टम, ठीक है, एक इंडिया का एक सिस्टम है जिसके तहत जो नेबर कंट्रीज़ हैं, लाइक नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका जैसे देश हैं, उनको मदद दी जा रही है। एक तरीके से एक इंफॉर्मेशन, एक चैनल, एक सिस्टम है उसके थ्रू, कि बाढ़ या आपदा से अवेयरनेस के लिए, या उससे जो है जो भी जो पीपल्स की या प्रॉपर्टीज़ की या कुछ भी लॉस होता है, तो उस सब किसी लिए उन सब चीज़ों के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, ठीक है। अब क्या है कि भारत की अब इसके बाद आपको क्या याद रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें की पॉइंट है, मिशन मौसम, ओके। तो इस मौके पर, मतलब इस मौके पर कब, ये जो है नई दिल्ली में जब यह स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, उसी मौके पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये मिशन मौसम की शुरुआत की है, ठीक है। मिशन मौसम, अब नाम से ही पता है कि जो वेदर से संबंधित है, जो मौसम से संबंधित है, ठीक है। और आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज जारी किया। एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक जस्ट डॉक्यूमेंट्स होता है, इसमें बहुत सारे उसमें रूल्स, बहुत सारे अवेयरनेस पॉइंट्स, बहुत सारी सूचनाएं उसमें इंफॉर्मेशन लिखे होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट, तो आप इस मिशन का नाम याद रखिएगा, मिशन मौसम। सेकंड, जो डॉक्यूमेंट जारी किया गया उसका क्या नाम है, तो आई एम डी विजन 2047, ओके। क्यों 2047, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम 2047 इसलिए मना रहे हैं
क्योंकि हमारा ये मानना है कि 100 वर्ष में हम विकसित भारत होंगे। आप सभी को पता है कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने एक सपना देखा है, एक उसको उस सपने को साकार करने के लिए दिन ब दिन वो ऐसा कार्य कर रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि 2047 तक हमारा भारत विकसित भारत होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है, एक जो है ये ही है इम्पोर्टेंट कि आईएमडी के बारे में। तो आईएमडी के बारे में जैसे यहाँ पे दिया गया है कि इसकी स्थापना जो है कब हुई थी। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 को मकर संक्रांति के आसपास हुई। यह दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश और उत्तर की ओर बढ़ते हुए प्रकाश में वृद्धि का प्रतीक है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, जैसे ये हमारा मान लीजिए हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है। आप जानते हैं इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मतलब कर्क रेखा 23.5 डिग्री एंड इधर 23.5 डिग्री सदर्न में मकर रेखा। ठीक, अब होता क्या है कि 15 जनवरी के आसपास एक्चुअली जो हमारा सन है, जो जिसकी पोजीशन नॉर्थ में, वो यहाँ से मूवमेंट करके सदर्न गोलार्ध में आता है, दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश करता है। क्योंकि ये मकर रेखा की तरफ आ रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उत्तर की ओर बढ़ते हुए प्रकाश में वृद्धि का प्रतीक है आपको, क्योंकि अब जब सूर्य हमारा ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है कि मकर राशि में प्रवेश। तो ये याद रखना, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है कि आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि 15 जनवरी 1875 को आईएमडी की स्थापना हुई थी। अब इसके बाद क्या है कि एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मेघदूत ऐप के बारे में। ये दरअसल काफ़ी दिन हो गया लॉन्च किए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेघदूत ऐप। ठीक है, तो स्थानीय भाषाओं में मौसम की जानकारी, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि हमारे इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, इवन कॉन्स्टिट्यूशन में ही 22 भाषाएँ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बोलियाँ लोकल में बोली जाती हैं, तो हर कोई हिंदी नहीं समझ सकता, हर कोई इंग्लिश नहीं समझ सकता। इसीलिए मेघदूत ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि स्थानीय रीजनल लैंग्वेज में मौसम संबंधित सूचनाओं को प्रदान करेगी। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु का एग्जांपल ले लें, वहाँ पे मैक्सिमम लोग तमिल बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कोई फिशरमैन है, कोई मछुआरा है, तो उसके लिए हिंदी या इंग्लिश जानना टफ है। तो इसलिए अगर तमिल लैंग्वेज में ही प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके लिए ईजी होगा, एक मछुआरे के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से इस तरीके के ऐप लॉन्च किए गए हैं। तो फ्रेंड्स इस आर्टिकल से क्या याद रखोगे, पहला आईएमडी के बारे में, इसकी स्थापना कहाँ हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, रीजनल ऑफिसेस कहाँ हैं, क्या पर्पज़ है। ठीक है, सेकंड मिशन मौसम और आईएमडी विजन 2047 के बारे में याद रखोगे। ठीक है, और मेघदूत ऐप के बारे में याद रखोगे। सेकंड पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसरो के नए अध्यक्ष। आप जानते हैं कि अभी तक कौन थे इसके पहले, यस सोमनाथ जी थे। ठीक है, तो एस सोमनाथ जी के जगह पर वी नारायणन जी आए हैं, और इन्होंने अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ से दोस्तों, यहाँ से आप इसरो के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन देख लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, हम लोग जनरली कहते हैं ना कि कैसे कॉरिलेट करें, कैसे हम जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स भी कहते हैं, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि हमको जो है क्या करना है, तो टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाना है। मतलब करंट को हम टॉप पे रखेंगे, और करंट से रिलेटेड जो भी स्टैटिक्स पार्ट होगा उस चीज़ को हम स्टैटिक्स बुक से या इंटरनेट की मदद से हम उसको तैयार करेंगे। ये होता है सिंपल और बेस्ट तरीका किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का और उसको बेहतर तरीके से तैयार करने का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सुना इसरो अध्यक्ष। ठीक है, तो इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन जी हैं। ये एक आपका क्या हो गया, ये आपका डॉक्टर वी नारायणन जी, ये आपका करंट का टॉपिक हो गया। बट इसरो के बारे में क्या है कि इसरो के बारे में क्या है, ये हमारा स्टैटिक टॉपिक है। तो इसरो की स्थापना कब हुई, क्या उसका इतिहास रहा, बेसिक आप बिल्कुल देख लीजिएगा। थर्ड न्यूज़ है मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या है कि असम का चराई देव मोईदाम विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो गया। सबसे पहले आपको फ्रेंड जानना चाहिए कि एक्चुअली जो हमारा विश्व धरोहर स्थल है, इसको 3 श्रेणियों में, सांस्कृतिक,
प्राकृतिक और मिश्रित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी करंट में इसको ऐड करने के बाद ये कौन सा, जो असम का चराई देव मैदान है, इसको ऐड करने के बाद अभी करंट में हमारे देश में कितने सांस्कृतिक, कितने प्राकृतिक और कितने मिश्रित धरोहर स्थल हैं, विश्व धरोहर स्थल हैं। तो इस चीज़ को आप जो है कमेंट सेक्शन में आप कृपया करके बताइएगा तीनों को। ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि अभी हाल ही में एक्चुअली पेरिस में, फ्रेंड्स एक मिनट, ओके, तो अभी पेरिस में एक्चुअली 46वें सत्र का आयोजन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 46वें सत्र का आयोजन किया गया है विश्व धरोहर समिति के। ओके, इसमें क्या निर्णय लिया गया कि जो असम का ये जो असम राज्य का जो चराई देव मोईदाम है, इसको क्या किया गया है, इसको एक सांस्कृतिक जो है में सांस्कृतिक धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है। तो असम के चराई देव मैदान में को पेरिस में यूनेस्को से विश्व धरोहर स्थल का प्रमाण पत्र मिला है। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट कि चराई देव मैदान किस स्टेट से संबंधित है, असम। अब ये चराई देव मैदान है क्या, इसका थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि मोईदाम ताई अहोम राजवंश की मध्ययुगीन टीले पर दफनाने की परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। फ्रेंड्स यहाँ पिक में आप देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा बना होगा, देखिए, जैसे ऐसा नहीं लग रहा, केव जैसा है। ठीक है ना। तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एक्चुअली एक तरीके से क्या है, इसके अंदर, इसके नीचे एक्चुअली दफनाया जाता था। ठीक है। और ये किससे संबंधित था, अहोम राजवंश। अब अहोम राजवंश, ठीक है। अब अगेन अब देखिए, ये तो हमारा क्या हो गया। अब यहाँ से हम कैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे। टॉप तो हमारा क्या हो गया, करंट फैक्ट क्या हो गया कि असम का जो चराई देव मैदान है, इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक, सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल में। ठीक है ना। अब यहाँ से हमारा स्टैटिक पोर्शन क्या होगा, हिस्ट्री, क्योंकि ये भी कल्चर का ही पार्ट है। ओके, इन्वायरमेंट का भी पार्ट है, कल्चर का भी पार्ट है। ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि आपको टॉप टू बॉटम जाना। बॉटम में क्या है, अबाउट अहोम राजवंश। इसको आप कहाँ से तैयार करोगे, ये तो करंट की मैगजीन में मिलेगा नहीं आपको। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको हिस्ट्री की बुक्स में जाना होगा, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ से क्या है, आपका हिस्ट्री का भी एक टॉपिक तैयार होगा और उसके साथ में आप कोरिलेट कर पाओगे करंट अफेयर से। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि अहोम राजघराने के पार्थिव अवशेष रखे गए हैं चरायू मैदान में। ठीक है ना। तो एक्चुअली ये क्या है, एक तरीके से कह सकते हो कि एक स्ट्रक्चर है, एक प्लेस है जहाँ पे अहोम राजवंश के से संबंधित जो भी राजा या उस जो राजघराने से संबंधित लोग होते थे, उनको वहाँ पे दफनाने का प्रोविज़न, दफनाने का प्रावधान किया जाता था इस स्ट्रक्चर के अंदर। आप ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्या है, तो यहाँ से क्लियर हुआ ना दोस्तों। अब यहाँ से फैक्ट क्या याद रखोगे, फर्स्ट, चराई देव मैदान कहाँ से संबंधित है, असम से। सेकंड, कहाँ पे ये 46वां जो सत्र हुआ, ये कहाँ पे आयोजित हुआ, पेरिस में। ठीक है। असम का माउंट व्यू, ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं। और विश्व धरोहर स्थल को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। इसको भी आप जानते हैं। इस यहाँ से अहोम राजवंश के बारे में आपको बुक से तैयार करना है, इसके बारे में डिस्कस करूँगा नहीं। आप इस चीज़ को ज़रूर पढ़िएगा, क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में ज़रूर आ सकता है। ठीक है। और यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये चराई देव मैदान है क्या, तो दफनाने की परंपरा है एक तरीके से, जिसमें अहोम घराने के पार्थिव अवशेष रखे जाते थे। ठीक। अब आइए नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट मेरे दोस्तों। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए नहीं देना होगा पैसा। अब एक्चुअली हुआ क्या कि आप जानते होंगे फ्रेंड्स, नहीं जानते होंगे तो मैं बता रहा हूँ। एक एक्चुअली योजना लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यहाँ आप देख सकते हो
मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, पीएम सूर्य घर मुफ्त मुफ्त बिजली योजना, ठीक है ना। अब इस योजना के अंतर्गत क्या था मेरे दोस्तों, इसमें एक टारगेट रखा गया कि मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति करना है। सौर ऊर्जा क्यों इम्पोर्टेंट है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स, आप जानते हैं ऑलरेडी, क्योंकि आप जानते हैं कि हम इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, और जो कि कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। हम लोग बिजली यूज कर रहे हैं, बिजली भी अल्टीमेटली आप देखोगे फ्रेंड्स, सपोज जैसे एनटीपीसी है, वो अगर बिजली पैदा कर रही है तो भी बिजली को पैदा करने के लिए कोल का यूज कर रही है, जो बर्न होता है वहाँ से हीट के थ्रू बॉयलर को बॉयल करके स्ट्रीम को जो है स्ट्रीम को हम वो क्या करते हैं फोर्सली टरबाइन पर वो उसका प्रेशर को डालते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और टरबाइन घूमता है और वहाँ से बिजली जनरेट होती है। तो इस प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं कोल का यूज करते हैं। कोल जलने के बाद अल्टीमेटली वहाँ से भी हम देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसी वजह से आप जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में उपस्थित है, ठीक है ना। इसकी स्थिति जो है अगर आप देखेंगे ग्लोब पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम इतना सनलाइट धूप पा रहे हैं, तो यहाँ से हम बिजली पैदा कर सकते हैं सोलर सिस्टम के द्वारा। तो इसी वजह से गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत सस्टेनेबल है और इन्वायरमेंट के लिए बहुत सूटेबल है, ठीक है दोस्त। तो ये योजना एक्चुअली में जो लॉन्च किया गया था, इसका टारगेट था मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर की आपूर्ति करना। एक्चुअली दोस्तों ये इम्पोर्टेंट बहुत फैक्ट है, क्या इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअली में ये जो योजना लॉन्च किया गया था फरवरी 2024 में, इसको जो है क्या कर शुरुआत की गई थी, योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। अब एक्चुअली में एक डेटा है यहाँ पर, ये कह रहा है कि गुजरात में एक्चुअली में सबसे अधिक इंस्टॉलेशन हुए, ठीक। उसके बाद महाराष्ट्र, देन थर्ड नंबर पर उत्तर प्रदेश। तो क्योंकि यूपी पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपी का आप जो है पोजीशन याद कर सकते हैं कि यूपी थर्ड, उसके बाद लास्ट में फोर्थ स्थान पर केरल का रहा है, ठीक है। तो टॉप 5 में देख सकते हैं, टॉप मतलब कि सबसे ऊपर गुजरात है, देन महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश, देन केरल। अब अब क्या है, ये तो एक जस्ट इन्फॉर्मेशन हो गया इस योजना के बारे में कि इस योजना का टारगेट क्या है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति करना, ठीक है। और इस योजना को फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। एक सर्वे किया गया जिसमें देखा गया कि सबसे ज़्यादा पैनल जो इंस्टॉल किए गए हैं, सबसे ज़्यादा पैनल जो सेटअप किए गए हैं छतों पर, वो गुजरात उसमें टॉप पर है, देन महाराष्ट्र है, देन यूपी, एंड देन फोर्थ नंबर पर केरला है। अब इसमें एक एक्चुअली में क्या हुआ है कि एक कह सकते हैं संशोधन हुआ है, एक या कह सकते हैं इसमें एक और उसमें उसको बढ़ावा देने के लिए एक और चीज़ ऐड किया गया है। क्या है वो, यहाँ पर 2 मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं दोस्त। यहाँ पे एक कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी, और सेकंड है उपयोगिता आधारित एकत्रीकरण मॉडल, ठीक है ना। अब है क्या, इसमें क्या कहा जा रहा है कि उपभोक्ता को छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे होगा क्या कि IRSO मॉडल, IRSO मतलब यही नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी, इस मॉडल के तहत क्या है कि थर्ड पार्टी ओके उपभोक्ताओं की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करेगी। इसके तहत जो थर्ड पार्टी जो है इसको संयंत्र की स्थापना करेगी, वही क्या करेगी, कंपनियां जो थर्ड पार्टी कंपनियां होंगी, सौर ऊर्जा संयंत्र से बनाई गई बिजली के लिए उपभोक्ताओं से भुगतान प्राप्त करेगी। मीन्स एक तरीके से क्या करेगा, जो पैनल और जो प्लेट, सोलर प्लेट होगा, जो पूरा सिस्टम होगा, वो आपके यहाँ पे फ्री में इंस्टॉल कर दिया जाएगा, सेटअप कर दिया जाएगा। बट वहाँ से जो बिजली प्रोडक्शन होगा, उसके एवज में जो कंपनी सेटअप करेगी, पूरा इंस्टॉल करेगी, वो क्या करेगी, आपसे पैसा वसूल करेगी, कह सकते हैं आप, ठीक है ना। आप भुगतान उसका करोगे एक तरीके से। आप कुछ ऐसा नहीं हो गया दोस्त की बिजली बिल जैसे हम देते हैं, ऐसे मंथली हम क्या करेंगे, बिजली बिल देंगे। सेकंड क्या है, ये भी इसी से रिलेटेड है, उपयोगिता आधारित मॉडल के तहत क्या है, जो डिस्कॉम है, डिस्कॉम मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं,
जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही कंपनी, जो बिजली वितरण कंपनियां हैं या राज्य द्वारा नामित संस्थाएं आवासीय क्षेत्रों में, ठीक है ना, आवासीय क्षेत्रों में छतों पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करेंगे। उपभोक्ता को केवल सौर ऊर्जा संयंत्र से प्राप्त बिजली के इस्तेमाल के लिए भुगतान करना पड़ेगा। मतलब सौर ऊर्जा से जो प्राप्त बिजली है उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको भुगतान करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना दोस्तों? तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब तो इसमें आपको यही याद रखना है कि आप सिंपली आप इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है कि सपोज आप लगवाना चाहते हैं कोई प्लांट अपने घर पे, ठीक। मैं एक कंपनी हूँ, मैंने आया आपके यहाँ इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने का मैं कोई पैसा नहीं लूँगा आपसे, बट वहाँ से जो बिजली उत्पन्न हो रहा है, जिस बिजली को आप यूज कर रहे हैं, उसके एवज में आप क्या करेंगे, हमको पैसा भुगतान करेंगे, सेम लाइक बिजली बिल, ठीक है ना। तो ये जो है इस योजना में इस चीज़ को अमेंडमेंट किया गया। तो यहाँ पे इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्चुअली यही है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है क्या, ठीक है, और इसमें क्या टारगेट रखा गया था। जैसे हमने ऑलरेडी बताया कि मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा आपूर्ति की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंस्टॉल गुजरात में हुआ है, देन महाराष्ट्र, 3rd नंबर पे यूपी है अपना, और 4th नंबर पे केरल। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ से याद कर सकते हैं। अब अगला न्यूज़ है एआई, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एआई जो है हम जनरली डिस्कस करते रहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। तो एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, इसको तो मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा, बट जनरली हम दोस्तों बात करते हैं कि इसका मानव पर प्रभाव क्या होगा, पॉजिटिव प्रभाव होगा कि निगेटिव प्रभाव होगा। तो जनरली इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन्हीं से संबंधित एक आर्टिकल है, बहुत प्यारा आर्टिकल है, और ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर के लिए। सॉरी, तो यहाँ पर हेडिंग है एआई से लैस पीढ़ी की चुनौती, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली कई बार निबंध में और जीएस में भी पूछा जाता है कि इससे क्या चुनौती हो सकती है, ठीक है। तो पहले एक इंट्रोडक्शन है, एक्चुअली में एक कह सकते हो जो जनसांख्यिकीविद और सामाजिक विश्लेषक थे मिस्टर मार्क, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, नाम है, इनका नाम है मार्क मैकक्लिंडल। ओके, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2025 से जन्म लेने वाले बच्चे कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीनी दुनिया के साथ अपना विकास करेंगे, ठीक है ना, ऑफ कोर्स, ठीक है। उन्होंने क्या बताया, एक कैटेगराइजेशन किया है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना चाहिए। उन्होंने कहा 1 जनवरी 2025 से लेकर के, ओके, इन्होंने क्या कहा कि 1 जनवरी 2025 से लेकर के 2039 तक, 1 जनवरी 2025 से लेकर 2039 तक जन्म लेने वाले बच्चों को जनरेशन बीटा के रूप में पहचाना जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे आप देखेंगे बीटा, अल्फ़ा, जेड, तो ये सारी कैटेगरी हैं, जस्ट एक ये कह सकते हैं कि आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस ईयर में जन्म लेने वाले बच्चों के टाइम पे टेक्नोलॉजी का क्या एक्चुअली सिचुएशन था, क्या प्रोग्रेस था। तो एक तरफ टेक्नोलॉजी और एक तरफ जन्म लेने वाले बच्चे, तो इन दोनों को एक साथ लिंक करके यहाँ पे देखा गया है, ठीक है। जैसे हम ये कहें कि आज के 100 साल पहले लेने वाला बच्चा, तो उस टाइम हम ये नहीं कह सकते हैं ना कि उस टाइम एआई जैसी चीज़ें या इवन कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर भी, एडवांस कंप्यूटर नहीं था उस समय, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी उस समय आई था। तो चूँकि आज 21वीं सदी है, आज हम देख रहे हैं दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए, जैसे हम कहते नहीं है और इंडस्ट्रियल 4.0, तो क्या है ये भी एक एरा को डिफाइन करता है कि इस ड्यूरेशन में इंडस्ट्रियल पोजीशन क्या था, टेक्नोलॉजीज क्या थी, क्या इनोवेशन था, क्या इन्वेंशन था इंडस्ट्री में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैटेगराइजेशन हम कर देते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पर ह्यूमन को जो है वो एआई से जोड़ के देखा जा रहा है। तो यहाँ पर
जो ये मार्क मैकक्लेंडल जी थे, इन्होंने क्या कहा कि 1 जनवरी 2025 से लेकर के 2039 तक जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनको जनरेशन बीटा कहा गया। ठीक, आगे क्या कहा, 2009 से 2024 तक जो है जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनको जनरेशन अल्फ़ा के अंतर्गत रखा गया। देन 1997 से 2009 के बीच में जो जन्मे बच्चे थे उनको जनरेशन जेड के तहत रखा गया। तो यहाँ पर दोस्तों की 3 कैटेगरी बनाएगी। पहला कहा कि 1 जनवरी ओके 2025, जो 1 जनवरी 2025 तक थे इनको किस में रखा गया, इनको रखा गया जनरेशन बीटा में। ठीक, सेकंड 1 जनवरी 2025 से 2039। ठीक, सेकंड कौन सी कैटेगरी थी दोस्तों, सेकंड कैटेगरी ये थी कि यहाँ पर ओके यहाँ पर 2010 से लेकर के 2024 तक जो रखा गया इसको क्या कहा गया, जनरेशन अल्फ़ा। ठीक है, जनरेशन अल्फ़ा। एंड इसके बाद जो 1997 से 2009 इसके अंतर्गत जो रखा गया जनरेशन जेड। ये 3 कैटेगरी आप ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी 2025 से 2039 बीटा। ओके, आप नीचे से सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। 1997 से स्टार्ट हुआ, 2009 तक जेड, देन 2009 तक हो चुका है, देन 2000 जेड से 2010 से 2024 तक अल्फ़ा, देन 1 जनवरी 2025 से 2039 तक बीटा। ओके, ये 3 कैटेगराइज किया गया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स फिर से आइए इस टॉपिक में। यहाँ पे लिखा गया कि वर्गीकरण समय के साथ उपलब्ध तकनीकी प्रवेश एवं क्षमताओं के आधार पर किया गया है। जो वर्गीकरण किया गया है इस समय के साथ उपलब्ध तकनीकी प्रवेश एवं क्षमताओं के आधार पर किया गया। हमने कहा ना दोस्त कि जो ये चीज़ें कैटेगराइजेशन किया गया है ये एक्चुअली कि इस टाइम में टेक्नोलॉजी का क्या पोजीशन था, क्या सिचुएशन था, क्या इनोवेशन थे, क्या क्या इस समय में डेवलपमेंट था। तो इस चीज़ को यहाँ पर इंटरलिंक करके कैटेगराइजेशन किया गया है। तो इस लाइन को आप बहुत इंपॉर्टेंट बहुत याद रखिएगा कि किस आधार पर, ये तकनीकी परिवेश एवं क्षमताओं के आधार पर किया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या एक फैक्ट दिया गया है कि 2035 तक जनरेशन बीटा कुल वैश्विक जनसंख्या का 16% होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कहा ना कि 2025 से 2039 तक, तो यहाँ कह रहे हैं 2039 नहीं 2035 तक कितना होगा, 16% होगा टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन का, जो कि जनरेशन बीटा के अंतर्गत में आएगी। ठीक है, इसके बाद एक चुनौती इंपॉर्टेंट दिया गया है, डिजिटल सुरक्षा। अब देखिए ये कोई नई चुनौती नहीं है दोस्तों, आप जानते हैं कि आज के समय में डिजिटल सुरक्षा कितना अहम है। और क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, साइबर सिक्योरिटी से लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हैक हो जा रही वेबसाइट्स, हैक हो जा रहे हैं, किसी का अकाउंट से पैसा साफ हो जा रहा है, तो आप देख रहे हैं। और ये भी अलग अलग तरीके का टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिजिटल सुरक्षा सबसे ज़्यादा चुनौती आज के समय में बनी हुई है। तो एआई के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती डिजिटल सुरक्षा है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे इशू हैं। कहते हैं कि क्योंकि कई लोगों का मानना है एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि एआई अगर हर जगह काम करने लगा तो फिर ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट क्या होगी। तो फ्रेंड्स ये सारे इश्यूज उठते रहते हैं, इसको आर्टिकल आप पढ़ लेना। बट यहाँ से मेन जो मेजर प्रॉब्लम है वो डिजिटल सुरक्षा मतलब को बताया गया है, सिक्योरिटी को बताया गया है इस आर्टिकल के अंतर्गत। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। इसका नाम है इतिहास का सबसे इस टॉपिक में दिया गया कि इतिहास का सबसे गर्म साल और पेरिस समझौता। देखिए दोस्त, यहाँ पर पेरिस समझौता कोई नया नहीं है, बट ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आए दिन न्यूज़पेपर में आपको, मैगज़ीन में, न्यूज़ चैनल में, टीवी में, रेडियो में, हर जगह आपको ये मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ग्लोबल वार्मिंग जानते हैं कितना हॉट और कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आज के समय में, और कितना जो है ये अहम
बनता जा रहा है दिन ब दिन, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, क्योंकि ये ना केवल मानव प्रजाति बल्कि एनिमल्स और जो भी लिविंग एनिमल्स हैं उन सब के लिए एक चुनौती बन के उभरा हुआ है आज के समय में। तो यहाँ पे क्या है कि एक जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, इसको आप पढ़िए, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे दिया गया है कि 2024 अब तक के मानव इतिहास का सबसे गर्म साल रहा है। ठीक है, क्यों? इसका रीज़न मेन है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इसके बाद 2015 में आप जानते हैं पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, जिसमें क्या उद्देश्य इसमें जो है लक्ष्य रखा गया कि वैश्विक तापमान को 19वीं सदी के उत्तरार्ध के तापमान से डेढ़ डेढ़ डिग्री यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने से रोकना था। इसका जो मेन पर्पस था। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने पर सहमति बनी थी बहुत सारी देशों के बीच। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 12 दिसंबर 2015 फ्रांस की राजधानी पेरिस में 194 साझेदार मतलब पार्टनरशिप कंट्रीज, जिसमें 193 तो देश थे और एक यूरोपियन यूनियन था, यूरोपीय संघ था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इस समझौते को अपनाया और 4 नवंबर 2016 को लागू किया गया। तो यहाँ पर दो फैक्ट है। पहला, ये अपनाया कब गया, 12 दिसंबर 2015 को। लागू कब हुआ, 4 नवंबर 2016 को। ठीक है, ये अब क्या है कि अब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, क्योंकि इसमें दोस्त एक ये प्रोविज़न किया गया था कि जो अमीर देश होगा वो धन उपलब्ध कराएगा गरीब देशों को सहायता के लिए। ठीक है, अब लेकिन इसमें आप देखेंगे कि अमेरिका जैसे जो देश हैं इससे अलग हो गए हैं, तो ये आप समस्याएं देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे हुआ क्या कि जो गरीब और विकासशील देश थे, इन्होंने कहना शुरू कर दिया, क्या कहना शुरू कर दिया कि अमीर देश जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान और भरपाई के लिए वर्ष 2023 में स्थापित कोष में मामूली रकम दे रहे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, इससे पेरिस समझौते के अहम लक्ष्य यानी तापमान में कमी हासिल करना दिनों दिन क्या होता जा रहा है, कठिन होता जा रहा है। तो एक जस्ट इन्फॉर्मेशन था, इम्पोर्टेंट था, इसको आपने याद रखना है। इसमें क्या याद रखेंगे, पहला कि एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि एक फैक्ट है कि 2024 मानव इतिहास का सबसे गर्म साल रहा है। ठीक है, इसके बाद आप मेन क्या याद रखेंगे, पेरिस समझौता के बारे में। क्या मैंने बताया, 2015 में इसको अपनाया गया था, 12 दिसंबर 2015 को इसको अपनाया गया था। लागू कब हुआ था, 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, 19वीं सदी के उत्तरार्ध के तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने से रोकना वैश्विक तापमान को। ठीक है, तो इस चीज़ को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद दावानल ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है अगेन एनवायरनमेंट से। आप जानते हैं दोस्त कि फायर जो है ये फायर टाइप जो फायर इंसिडेंट हो रही हैं फॉरेस्ट के अंदर, ये आज के समय में बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। ठीक है, आजकल जानते हैं कि लॉस एंजलिस जो कैलिफोर्निया प्रांत में है, तो लॉस एंजलिस में जो है ये दावानल की घटनाएं हुई हैं और ये लगातार आई थिंक आज करीब 7वां-8वां दिन हो गया, अभी भी इस पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। तो इसमें एक जस्ट मैं इसको दोस्तों में पूरा रीड करूँगा, क्योंकि जस्ट एक इंफॉर्मेशन है और इसको आप एक बार अच्छे से सुनेंगे ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि रीज़न क्या है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी भीषण आग ने व्यापक तबाही मचाई है। दुनिया के किसी भी हिस्से में दावानल की घटना न केवल मानव समाज को प्रभावित करती है बल्कि पारिस्थितिक तंत्र को भी गंभीर क्षति पहुंचाता है। ठीक है, दावानल, अब यहाँ से क्या कह रहा है, दावानल अक्सर एक भयानक आपदा का रूप ले लेता है जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण पर भी नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है, दावानल से वनों की पारिस्थितिकीय भूमिका का क्षरण होता है। ठीक है ना, अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए दावानल के क्या क्या जो है प्रभाव होते हैं, तो एक आप लिख सकते हो, पर्यावरण को नुकसान होता है, पारिस्थितिकीय भूमिका का क्षरण होता है। ठीक है, वन ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत हैं, जानते हैं सब, दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक कार्बन सिंक का भी काम करते हैं। ठीक है, और सोसो का काम कर सकते हैं। ऐसे में दावानल से होने वाली वनों की क्षति इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती हैं। वनों को विकसित होने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन
दावानल के कारण ये पल भर में नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। कार्बन अवशोषण की प्रकृति के कारण ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। वन प्रतिवर्ष लगभग 7.6 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं वन कितना इंपॉर्टेंट है कि प्रतिवर्ष लगभग 7.6 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर सकता है। अब आप जानते हैं कि दोस्तों जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट मतलब ये रोल प्ले करती है वो CO2 करती है। तो इसका अवशोषण बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर वन जो है कितने इम्पोर्टेंट है। क्या वन प्रतिवर्ष लगभग 7.6 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन अवशोषित कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए वन बहुत इम्पोर्टेंट है। दावानल से वनों को महफूज रखना इसलिए भी आवश्यक है कि इससे जंगल से प्राप्त दर्जनों उपदानों और उनकी पारिस्थितिकी भूमिका का चक्र यथावत चलता रहे। दूसरी तरफ देखें तो दावानल से केवल वनस्पति का विनाश ही नहीं होता है, मतलब वनस्पति का तो विनाश हो ही रहा है। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, जली हुई वनस्पति के कारण वनों से घिरे जल निकाय जैसे नदियाँ, झरनों, झीलों, जलाशयों में मलबा, ठीक है, और तलछटों के संकेंद्रण से जल प्रदूषण, ये दूसरा समस्या है। ये जो है खतरा बढ़ जाता है। इससे प्रदूषित जल का सेवन स्थानीय समुदाय को बीमार कर सकता है। आग लगने के बाद जंगल की मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता जो है वो काफ़ी प्रभावित होती है, जिससे बाढ़ के दिनों में खतरा अधिक होता है, क्योंकि मिट्टी अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगी वाटर को तो बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो ये भी एक इसका नकारात्मक जो है प्रभाव है ना। जंगल की आग से निकलने वाला धुआं वातावरण में प्रदूषण की घनी चादर बिछा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और जहरीली गैसें तीव्र उत्सर्जन, वायु प्रदूषण, देखिए जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के स्तर को भी बढ़ाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा आपने दोस्तों, यहाँ पर हमने बात किया जल प्रदूषण के बारे में, और यहाँ बात कर रहा है वायु प्रदूषण किस तरीके से ये नुकसान पहुँचाता है। वायु गुणवत्ता के निम्न होने से मनुष्यों और वन्यजीवों को श्वसन क्रिया में बाधा पहुँचती है और हृदय संबंधी बीमारियाँ जैसी चीज़ें हो सकती हैं। वहीं दावानल के कारण वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास और भोजन का स्रोत भी नष्ट हो जाता है। अपने स्थान से भागने के कारण उन्हें स्वास्थ्य एवं जीवन की हानि होती है। नई जगह पर असुरक्षा का खतरा बढ़ सकता है। दावानल की घटनाओं को कुछ हद तक रोका जा सकता है। ठीक है। एक्शन लास्ट में लिखते हैं ना, जब आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर लिखते हैं कि क्या क्या मेजर्स की उठाए जा सकते, क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं इस चीज़ को रोकने के लिए। यहाँ क्या कह रहे हैं, दावानल की घटनाओं को कुछ हद तक रोका जा सकता है क्योंकि प्राकृतिक कारकों से प्रतिवर्ष 80% से अधिक जंगली आग की घटनाओं के पीछे मानवीय कारक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। आप देख रहे हैं मानवीय कारक 80% से अधिक जिम्मेदार है। ठीक है ना। तो दावानल से बचाव के लिए वनों के निकट आग जलाने, कचरे को जलाने, जली सिगरेट को लापरवाही से फेंकने और आगजनी के अन्य जानबूझकर किए गए कार्यों पर रोक लगाई जानी जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 80% घटनाएं जो है इसमें मानवीय कारक जिम्मेदार है। ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पर कुछ एक न्यूज़ था, और दोस्तों आज ये पहला दिन था। ठीक है। तो अभी मेरी कम्युनिकेशन दोस्तों इतनी अच्छी है नहीं, तो मुझे पता आप लोग में भी सब कुछ लोग बोरियत भी फील कर रहे हो। तो मेरा पर्पज़ ये है दोस्तों कि हमने ये जो 6-7 आर्टिकल आपको प्रोवाइड किए हैं पूरे न्यूज़पेपर से, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ पर। तो पूरे 14-15-16 पेज के न्यूज़पेपर में ये सिर्फ 7 आपको आर्टिकल, फैक्ट या इन्फॉर्मेशन जो भी कह लीजिए, यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ऐसे ही मैं क्या करूँगा, डेली बेसिस पर आपके लिए जो है प्रस्तुत करूँगा। और दोस्तों आज वीडियो लेंदी हो गई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने आज फर्स्ट टाइम था तो मैंने उतने अच्छे तरीके से शायद प्रेजेंट भी नहीं कर पाया। और दूसरा ये है कि मैंने थोड़ा सा बताया कि कैसे कैसे हम करेंगे। तो मेरा यही रहेगा कि मैं डेली आपको जो न्यूज़पेपर का समरी होगा, ठीक है, उसको आपके सामने लाकर प्रस्तुत करूँगा। और चाहे दैनिक जागरण से, चाहे जनसत्ता से, जहाँ भी आर्टिकल हमको अच्छा लगेगा उस चीज़ को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और समरी में, और मैक्सिमम मैं ट्राई करूँगा कि आधे घंटे में
आज वीडियो क्योंकि लेंदी हो गया, आई थिंक लगभग 45 मिनट हो गए हैं, तो मैं ट्राई करूँगा आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा न्यूज़पेपर समरी कंप्लीट हो जाए। तो जिससे क्या है कि जो है आपको आपका टाइम भी ना लॉस हो और पूरा जो न्यूज़पेपर है वहाँ का आपको समरी अच्छे से मिल जाए। दोस्तों मैं लास्ट में एक चीज़ और कहूँगा फिर से कि आप इस पर टोटल डिपेंड नहीं होना है। यहाँ से मैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से प्रोवाइड करा दूँगा, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर दूँगा, परिचय करा दूँगा उस टॉपिक से, उस पर वर्क आपको करना है। जैसे मान लीजिए मैंने यही बताया कि आपदा प्रबंधन, इस पर मैंने आईएमडी के बारे में बताया, तो आईएमडी के बारे में जो है अच्छे से तैयार करना वो आपका काम है, उस पर मैं काम ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा टाइम की वजह से, ठीक है। तो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी करंट में चल रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्या आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स, इसके बारे में बात करेंगे। वहाँ से स्टैटिक पोर्शन से क्या क्वेश्चन रेज हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन सब चीज़ों को जो है डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे और दिन ब दिन इसमें हम और अच्छे गुणवत्ता जो है पर ध्यान देंगे, अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत किया जा सके। अल्टीमेटली अल्टीमेटली हम आपके बेनिफिट के लिए ही काम करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों अभी तो जो है ये रात का मैं करीब 12:50 हो रहे हैं, इस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको मॉर्निंग तक मैं अपलोड कर दूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि कल से उसी दिन आपको वीडियो शाम तक मिल जाए। जो भी दिन भर की न्यूज़ रहेगी न्यूज़पेपर में उस दिन का, वो आपको शाम तक अवश्य मिल जाएगा, मैं कोशिश पूरी करूँगा, ठीक है दोस्तों। सो आज पहला दिन था और आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा दोस्तों। आप कोऑपरेट करिए, हम लोग मिल के जो है कोशिश करते हैं कुछ अच्छा करने की। और मुझे पता है अगेन कि आप लोगों में से कुछ लोग बोरियत फील कर रहे होंगे, टाइम ज़्यादा ले लिया हूँ। सो कल से मैं ट्राई करूँगा कि 30 मिनट के अंदर चीज़ें समराइज हो जाएं और हम सारे मिल कर के अच्छा करेंगे, एग्ज़ाम अच्छा होगा, तैयारी अच्छे से करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।